हमें NISM 13 मॉड्यूल्स के लिए काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए हमने AI का यूज़ किया है ताकि वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने सभी फैक्ट्स को चेक किया है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। नमस्ते दोस्तों, जेड फंड शाला की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम NISM करेंसी डेरिवेटिव सीरीज़ का चैप्टर 8 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। जब हम एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स यानी ETCD की बात करते हैं तो उसका रेगुलेशन सिर्फ किसी एक बॉडी का काम नहीं होता। यहाँ RBI, सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस सभी का रोल डिफाइंड होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कौन क्या रेगुलेट करता है, किस एक्ट के अंडर करता है और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है करेंसी डेरिवेटिव्स मार्केट में। सबसे पहले रेगुलेटरी बॉडीज़ का एक ओवरव्यू समझते हैं। RBI और सेबी जॉइंटली रेगुलेट करते हैं ETCDs को। RBI का काम होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करना अंडर FEMA 1999। सेबी रेगुलेट करता है एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स को अंडर सेबी एक्ट 1992 एंड सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशंस एक्ट 1956। एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशंस अपने बायलॉज के थ्रू ऑपरेशनल रूल्स बनाते हैं ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के लिए। RBI का रोल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में प्राइमरी और कॉम्प्रहेंसिव होता है, जबकि सेबी का रोल लिमिटेड होता है टू एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स तक। अब समझते हैं सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 को। यह एक्ट गवर्नमेंट को पावर्स देता है स्टॉक एक्सचेंजेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए और डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स को लीगल स्टेटस देने के लिए। सेक्शन 18A ऑफ SCRA कहता है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लीगल तभी हैं जब वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हों, उस एक्सचेंज का क्लियरिंग हाउस के थ्रू हो और सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड कंडीशंस के अंडर वो एग्जीक्यूटेड हो। यानी अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड हो रहा है और एक्सचेंज के रूल्स के अकॉर्डिंग सेटल हो रहा है तो वो लीगल और इन्फोर्सेबल है। अब समझते हैं RBI और सेबी द्वारा इस्टेब्लिश्ड स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी को। RBI और सेबी ने मिलकर एक स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी बनाई थी 2008 में, जब करेंसी फ्यूचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। कमेटी का काम था रेगुलेटरी रूल्स को कोऑर्डिनेट करना, एक्सचेंज और मेंबर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करना और प्रोडक्ट डिज़ाइन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, सर्वेलेंस और रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म्स सेट करना। कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इनिशियली USD INR फ्यूचर्स से शुरुआत हो, अलग करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट भी बनाए जाएं और स्टॉक एक्सचेंजेस और क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के लिए अलग नेट वर्थ क्राइटेरिया फिक्स किया जाए। ये इनिशिएटिव एक मेजर माइलस्टोन था इंडिया के करेंसी डेरिवेटिव्स मार्केट के डेवलपमेंट के लिए। अब बात करते हैं FEMA यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 की। FEMA 1999 को इंट्रोड्यूस किया गया था टू रिप्लेस FERA और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फॉरेन ट्रेड और पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को ऑर्डरली मैनर में डेवलप और मेंटेन करना। FEMA के अंडर RBI को पावर्स मिलती हैं रेगुलेशंस बनाने की, ऑथराइज्ड पर्सन्स को रेगुलेट करने की और फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स, रिपाट्रिएशन और ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने की। दो मेजर क्लासिफिकेशन होती हैं ट्रांजैक्शन की। पहला करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जिसमें नॉर्मल ट्रेड और सर्विसेज आते हैं, और दूसरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, जिसमें एसेट परचेज, इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड आते हैं। FEMA का स्कोप सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं होता, वो उन इंडियन एंटिटीज़ पर भी एप्लीकेबल होता है जो ओवरसीज़ ब्रांचेस या ऑफिसेज मेंटेन करते हैं। अब समझते हैं सेबी रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को। सेबी एक्ट 1992 ने सेबी को एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाया जिसका काम है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, सिक्योरिटीज़ मार्केट का डेवलपमेंट और मार्केट रेगुलेशंस और सर्वेलेंस का। सेबी का रोल ETCD के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि वो रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंजेस को करेंसी डेरिवेटिव्स लॉन्च करने की अप्रूवल देता है, ब्रोकर्स को रजिस्टर करना और रेगुलेट करता है, फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट और इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल फ्रेमवर्क भी इम्प्लीमेंट करता है। करेंसी डेरिवेटिव्स को सेबी एक सेपरेट सेगमेंट के रूप में ट्रीट करता है जिसका अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मार्जिन नॉर्म्स और रिस्क कंट्रोल्स होते हैं। अब RBI गाइडलाइंस को समझते हैं कि उन्होंने ETCD पर क्या गाइडलाइंस लगाई हैं। RBI ने साल 2008 में करेंसी फ्यूचर्स डायरेक्शंस और 2010 में करेंसी ऑप्शंस डायरेक्शंस इशूज़ किए।
इसके कुछ की प्रोविजंस थे जिसमें आता है एलिजिबल करेंसी पेयर्स, एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, फीचर्स और सेटलमेंट नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, मार्जिनिंग और पोजीशन लिमिट्स, ऑथराइजेशन टू एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन। इसके अलावा मास्टर डायरेक्शन ये होता है कि रिस्क मैनेजमेंट और इंटरबैंक डीलिंग्स भी इशू किए जाते हैं, जिसमें एडी कैटेगरी वाले बैंक्स के लिए पार्टिसिपेशन गाइडलाइंस होती हैं, आईएनआर बेस्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल्स होते हैं और यूज़र्स के पार्टिसिपेशन और एक्सपोजर मॉनिटरिंग के नॉर्म्स भी डिफ़ाइन किए गए हैं। आरबीआई का काम होता है मार्केट स्टेबिलिटी इंश्योर करना, स्पेशली जब करेंसी रिस्क और वोलेटिलिटी हाई हो। अब आखिर में बात करते हैं कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इस ईटीसीडी में। एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट बैंक्स होते हैं और नॉन रेजिडेंट्स होते हैं एफआईआईज और एनआरआईज, लेकिन इनके ऊपर भी कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं। पार्टिसिपेशन के लिए कंडीशंस फेमा और सेबी सर्कुलर्स के अंडर ही डिफाइन होती हैं। इन पोजीशंस की कुछ लिमिट्स भी होती हैं, जैसे कि रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए USD 100 मिलियन इक्विवेलेंट का कंबाइंड लिमिट अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस, और अगर आपको इससे ऊपर का कोई पोजीशन लेना है तो आपको एक ऑथराइज्ड डीलर बैंक अपॉइंट करना पड़ता है एज अ कस्टडियन। ये सब रूल्स इंश्योर करते हैं कि मार्केट ऑर्डरली और कंट्रोल मैनर में ऑपरेट करे। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने समझा आरबीआई और सेबी का रोल करेंसी डेरिवेटिव्स रेगुलेशंस में, फेमा और सेबी एक्ट के की प्रोविजंस, रेगुलेटरी कमिटीज़ और गाइडलाइंस, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स और बैंक्स, और कौन कौन पार्टिसिपेंट कर सकता है किस कंडीशन में। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जेड फंड शाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.